नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न किसके होने वाले हैं दोस्तों? तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे आज सोशल स्टडी के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है भैया। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, ये क्लास 10th के लिए तो है ही, यानी क्लास आपका जो 10th है उसके लिए हम ये वीडियो बना ही रहे हैं। अब ये किसी भी बोर्ड में लगे वहाँ के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए है। और ख़ास कर मैं ये बात कहूँगा, ख़ास कर जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो बच्चों तैयारी आपकी एकदम धमाकेदार हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आने वाले हैं पेपर में हमारे, तो मैं आपको क्या करूंगा, इस सीरीज में पर चैप्टर के मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देने वाला हूं, जिसमें आज हम इसमें भी देखने वाले हैं कि हमारे कितने जो है आ सकते हैं हमारे पेपर के अंदर, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा तो यही रहा, आपको दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि आपको 20 नंबर का आपको भैया OMR शीट में, किसमें बच्चों? OMR शीट के अंदर आपको दे रहा है 20 नंबर का क्या भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको इसको क्या करना है, पूरा का पूरा, मैं ये कहूँगा पूरा का पूरा नंबर आपको क्या करना है बच्चों, अचीव करना है, यानी प्राप्त करना है, और इसको छोड़ के नहीं आना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है वो क्या है, मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन रख दिया है दोस्तों कि 1848 में किस कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो दोस्तों देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जूसेppe मैस्नी, अर्नेस्ट रेनन और फ्रेडरिक सारिउ दिया है। तो यहाँ पर जो आपका रियल आंसर है दोस्तों, जो आपका सही आंसर बनेगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो वो याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सारिउ। ठीक, कैसे मैं बताता हूँ, समझिएगा। जो फ्रेडरिक सारिउ थे उन्होंने 1848 में इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसमें इन्होंने जनतांत्रिक का सपना दिखाया था, और गणतांत्रिक देश का एक सपना दिखाया था इन्होंने। इस बात को एकदम विशेष कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक जो है आपका टॉपिक बनेगा, और हो सकता है कि ये आए भी, तो इस पर विशेष अपना फोकस बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी छोड़ना है, सब कुछ पढ़ के चलना है। ठीक, अब देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये एक बहुत ही विशेष जो है हमारा आ जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1789, 1632, 1532 और 1750। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो रियल आंसर हो जाएगा वो 1789 है। क्या है दोस्तों? 1789। तो इसी समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी टाइम पर हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा दिया हुआ है कि किसने फ्रांस के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। तो क्या है दोस्तों, किसने फ्रांस के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया? तो गिब्समार्क ने, नेपोलियन ने, लुईस 16वें ने। तो याद रखिएगा नेपोलियन ने किया था। किसने दोस्तों? नेपोलियन ने। तो आपका आंसर कौन सा सही है? नेपोलियन ने यहाँ पर किया था। तो याद रखिएगा नेपोलियन ने फ्रांस के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, और यहीं से जो है आपका एक सिविल कोड भी आया था। क्या आया था? सिविल कोड भी आया था, जिसका नाम नागरिक संहिता है। तो ये किस सन में आया था, यही हमारा अगला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये हमारा 1804 ईस्वी में आया था। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। ये आपका जो ऑप्शन है 1804, इसी समय नागरिक संहिता यानी क्या आई थी, नेपोलियन की संहिता या सिविल कोड। देखिए बच्चों तीनों नाम है इसका, या तो आपको कह देगा कि नागरिक संहिता कहता है, फिर भी आपका ये सही माना जाएगा कि भैया सही है, या तो आपको बोल दे रहा है भैया क्या, नेपोलियन कोड। अगर आपको ये बोल रहा है कि भैया नेपोलियन कोड, या आपको कहेगा नेपोलियन संहिता, दोनों कह दे, दोनों में से कुछ भी कह दे, तो ध्यान रखना है ये आपका वही होगा। और अंग्रेजी में हम इसे सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो तीनों नाम इसके हैं। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें, तो 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ याद रखिएगा। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है कि जाउल वेराइना का गठन कब किया गया। तो जाउल वेराइना का जो गठन है वो कब किया गया था, यही क्वेश्चन है आपका। तो आपके पास ऑप्शन है 1804, 1834, 1818, 1844। तो याद रखिएगा कि प्रसा की पहल पर ये जो है आपका शुल्क संघ जालवेराइन का गठन किया गया था, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या
संख्या 2 कर दी थी, जो उससे पहले 30 से भी अधिक थी। तो याद रखिएगा ये कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, बी नंबर आंसर आपका सही हो गया एकदम आराम से। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि वियना की संधि किस सन में तैयार की गई? तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर 1815 ऑप्शन आपका सही है। 1815 आपका आंसर सही है दोस्तों। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जिसमें ये आया था उस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा किया गया था। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना की संधि को तैयार किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो एक नाम था आपका चांसलर कौन भैया? मेटरनिख। याद रखिएगा चांसलर मेटरनिख, ड्यूक मेटरनिख है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेटरनिख भी बोल सकते हैं। ये तो इसके जो है आयोजन का जिम्मेदारी इनका ही था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कुस्तुनतुनिया की संधि किस सन में हुई? तो याद रखना है आपका जो आंसर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1832, 1818, 1844 और 1831, इनमें से आपका कोई भी जो है आंसर नहीं है मेरे बच्चों, याद रखिए। ठीक, यहाँ से आपका कोई आंसर नहीं है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं बच्चों, हाँ थोड़ा सा मजाक कर दिया, कोई बात नहीं। तो कब हुई थी? याद रखने वाली बात है आपका 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में। ये थोड़ा सा आपको मैंने कंफ्यूज किया, बड़े मज़ेदार लगा। हाँ बिल्कुल मज़ेदार लगेगा ठीक है, हाँ बिल्कुल। जब ऑप्शन है भैया तो ऑप्शन इसमें ही रहेगा, याद रखिएगा। 1832 आपका सही आंसर है इसके, हाँ तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे आ जाता है क्या दोस्तों कि योहन गोटफ्रीड हेटर का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर आ जाता है कि भैया योहन जो ग्रीट हेडर थे वो एक दार्शनिक थे। ठीक, उन्होंने दावा किया था कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति निहित थी। अर्थात यहीं से पता चल जाता है कि ये कहाँ से थे? जर्मनी से संबंध रखते थे। एक जर्मन, ये कौन थे? एक जर्मन दार्शनिक थे, एक दार्शनिक यानी फिलोसफर थे ये। ठीक, इतना याद रखना है आपको। अब देखिए अगला आ जाता है कि पेरिस के लोगों ने किसे पलायन के लिए मजबूर किया? बहुत अच्छी बात कि पेरिस के लोगों ने किसे पलायन के लिए मजबूर कर दिया, इन्होंने जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो भैया याद रखिएगा कि पेरिस के लोगों ने लुई फिलिप को, किसको? लुई फिलिप को पलायन करने के लिए जो है मजबूर कर दिया था। वो भी किसके कारण? पेरिस की जनसंख्या ने भोजन की कमी के कारण, बड़े पैमानों पर बेरोजगारी के कारण लुई फिलिप को क्या किया था? पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण से कौन संबंधित है? यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे भैया ऑटो वान बिस्मार्क संबंधित है, बाकी ये नहीं संबंधित है। याद रखिएगा ऑटो वान बिस्मार्क यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चांसलर ड्यूक और लुईस फिलिप ये लोग नहीं हैं, यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क सीधा आपका आंसर बनेगा। ठीक दोस्तों, एकदम जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आंसर सही है सीधा हम उसी पे बात करेंगे, फालतू को इधर उधर हमको नहीं करना है। ठीक, अब 11वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसकी अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? वाह दोस्तों, आपका सी नंबर जो कि काइजर विलियम फर्स्ट है, इनके ही अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। ये ऑप्शन आपका एकदम सही सिद्ध होगा यहाँ पे। ठीक बच्चों, एकदम प्यार से आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों कि किस राज्य को इतालवी, क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, कि किस राज्य को इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था? किससे दोस्तों? इतालवी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड पे कि इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। तो आपका कैलिफोर्निया है, शुआंग है और सार्डिनिया पिडमांट है। तो आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? सार्डिनिया पिडमांत। इसे कब क्या 19वीं शताब्दी में जो है इटली के 7 राज्यों को विभाजित किया गया था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमांट को क्या किया गया था? इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। ये बात याद रखिएगा एकदम अच्छे से।
उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि भैया काउंटी के बारे में आ गया भैया। ये आपका अभी 13वां नंबर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से इटली के एकीकरण से कौन संबंधित है। अब बात किसका हो गया भैया, इटली का एकीकरण आ गया। ठीक, अभी तक आपने किसका देखा था, अभी आपका इटली से पहले आप जर्मनी के बारे में पढ़ रहे थे। अब इटली का जो है दे दिया है कि इटली के एकीकरण से कौन संबंधित है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का नाम भी आ गया। ज्यूसेppe मैस्सिनी आ गए, काउंटी कैविलो द कावूर आ गए, और ज्यूसेप गैरिबाल्डी दोनों आ गए भैया। तो तीनों आ गए। तो याद रखिएगा इन तीनों लोग इससे संबंधित हैं। तीन में से कोई किसी का नाम आ जाता है अगर इटली के एकीकरण से, तो तीनों संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भैया ये तीनों संबंधित हैं, एक को भी छोड़ना नहीं है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनमें से किसी का भी नाम आपको दे सकता है, तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। अगर ऑटोवान का आता है तो ऑटोवान बिस्मार्क का आपको याद होना चाहिए कि ये जर्मनी के एकीकरण से संबंध रखते हैं। ये नहीं कि आप इसी में जो है लगा दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है काउंटी कैविलो द कावूर के बारे में। थोड़ा सा यहाँ से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से आ जाता है कि भैया काउंटी कैविलो डी कावूर कब पीडमांट के मंत्री बने। तो इनके कब बने, तो यहाँ पे देखिए 1852, 1856, 1858। तो यहाँ पर ये कब बने थे भैया, 1852 को बने थे, और 1860 तक ये प्रधान वहाँ पे मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या मामला है। आगे दिख रहा है भैया कि 15वां नंबर क्वेश्चन कि भैया गैरिबाल्डी ने पीडमांट में गणतंत्रीय विद्रोह में कब भाग लिया। तो यहाँ पे गैरिबाल्डी ने पीडमांट में गणतंत्रीय विद्रोह में कब भाग लिया, तो यहाँ पे 1834, 1844, 1835, 1856। तो आंसर सही है भैया 1834 ईस्वी में पीडमांट में गणतंत्रीय विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था, जो कि 1854 में इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने के लिए विक्टर एमुअल द्वितीय का समर्थन भी किया था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1860 में दक्षिणी इटली में एक और भी सेना का जो है नेतृत्व कर दिया था, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एडिक्शन ऑफ द 1000 का क्या किया था इन्होंने 1860 के अंदर जो है क्या किया था, इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था, तो याद रखिएगा ज्यूसेप गैरिबाल्डी ने। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा यही था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का 1860 में किसने, ज्यूसेप गैरिबाल्डी जी ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये स्वयं को क्या करते थे, रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध किए। ठीक, आगे चल के तो याद रखिएगा, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेड शर्ट्स के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा भैया एकदम प्यार से कि ये स्वयं सेवक रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक, ये बात भी याद रखिएगा, स्वयं सेवक। यहाँ पे जो बातें एक एक पॉइंट की आ रही हैं, इसको कुछ भी भूलना नहीं है आपको। अब अगर देखते हैं, मैं एक लाइन और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको एक नोटिस है, मतलब एक आपको नोटिस पढ़ने के लिए मैंने दिया है। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। ये बात याद रखिएगा। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक, बना के अपना। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ 1707 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ था। ये अपना आप एकदम आराम से दिमाग लगा के पढ़ते पढ़ते समझ के रखिएगा। अब यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 18वां नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था। सबसे बड़ी बात, फ्रांस से हुआ था, इटली से हुआ था, जर्मनी से हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, फ्रांस। क्या बन जाएगा दोस्तों, फ्रांस। वो भी 1789 सबसे पहली क्रांति आई थी यहाँ पर राष्ट्रवाद के तौर पे। ठीक, तो अब आपका ये भी हो गया। अब अगला नंबर यहाँ जो कि है कि नेपोलियन का जन्म किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1789, और ये गलती से 1789 नहीं है दोस्तों, ये है 1769। तो इसका जन्म भी आप याद रखिएगा कि 1769 में हुआ था, जैसा कि हमने गलत किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन साबित होगा, वियना कांग्रेस का गठन वर्ष। ठीक, वियना कांग्रेस का गठन वर्ष तो ये कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 1815। कितना है, 1815। इसी समय पर जो है वियना कांग्रेस का गठन हुआ था।
तो दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का यूपी बोर्ड के तहत आपका पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। एक आध दो प्रश्न अगर इधर उधर से आते हैं तो थोड़ा उसका भी अध्ययन आप कर लीजिएगा। बाकी आपको अभी आपको वन शॉट जब आएगा आपका बहुविकल्पीय का तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब की बार 90s के पार। ठीक दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।